नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सागर यादव मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है क्लास 5th होंगी और नए पैटर्न पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं दोस्तों हम इसकी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। तो पूरे जोश के साथ दोस्तों, पूरी एनर्जी के साथ हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आप भी उतनी ही मेहनत करेंगे। डेली दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। आपके मैथ में 25 में से 25 गारंटी हमारी रहेंगी, ठीक है। अब दोस्तों जरा बढ़ते हैं हम आगे। गणित का डर तब खत्म होता है, गणित का डर तब खत्म होता है जब आप हर दिन उसका सामना करते हैं। एसएससी के लिए मैथ कोई विकल्प नहीं, ये आपका हथियार है। ये बात आप दोस्तों जानते हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आउट ऑफ सारे के सारे नंबर आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैथ पे मेहनत करिए, आप आपके सभी नंबर क्लियर होंगे। बढ़ते दोस्तों आगे। एसएससी मैथ स्ट्रॉन्ग करने के 3 स्टेप फार्मूला मैं आपको बताता हूं। फाउंडेशन टाइट रखो अपना। फाउंडेशन मतलब दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को यदि आप पढ़ रहे हैं तो 0 लेवल से आप उसको समझो, पूरा बेसिक उसका बैकग्राउंड जानो, ठीक। इसमें और भी चीजें आ जाएंगी आपके हाथ में, जैसे स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट, डिजिट सम, यूनिट डिजिट, ये कुछ चीजें जो होती है दोस्तों बेसिक, ये भी आपको आना चाहिए, तभी आपका फाउंडेशन काफी मजबूत होगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है टाइप टॉपिक वाइज मास्टरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे भाई ये होता है कि आप हर कोई टॉपिक यदि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आपने कोई परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था, परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और फार्मूला ट्रिक लगाने के पहले दोस्तों उसका पूरा बैकग्राउंड जानो, पूरा बेसिक से जानो उसको डिटेल में, तभी आप एक टॉपिक बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। ट्रिक, फार्मूला और कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों ये तो बाद में आता है, पहले इसका जो बेसिक जो चीज है इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक वाइज जो है तभी आपको इसमें मास्टरी होगी। तीसरे नंबर पे दोस्तों जब आपके पास में ये भी सही है ये भी सही है, तो दोस्तों वीकली आप एग्जाम फिर प्रैक्टिस करो। मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल जो एग्जाम लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करो। तो मेरा मानना ये है कि 3 चीजें आप कवर कर लेते हो तो मेरे ख्याल से मैथ आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब दोस्तों जरा बढ़ते हैं हम आगे, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाओ आप। 100 पेनों का विक्रय मूल्य 140 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 100 पेनों का विक्रय मूल्य 140 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताओ। तो 100 पेनों का एसपी, 100 पेनों का एसपी बराबर 140 पेनों के सीपी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? एसपी आ जाएगा दोस्तों 140 रुपए, सीपी आ जाएगा आपके पास में 100 रुपए। 100 रुपए में आपने खरीदा, 140 रुपए में आपने बेचा। 100 रुपए में आप यदि खरीद रहे हो और 140 रुपए में आप यदि बेच रहे हो तो 100 रुपए पर 40 का लाभ हो रहा है। 40 का लाभ हो रहा है दोस्तों, मतलब 40% का लाभ हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात प्रॉपर समझ में आया होगा। बढ़ते दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाओ जरा, करो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 30 सेकेंड का आपके पास में समय है, 30 सेकेंड में आप बनाओ। कैसा करेंगे आप क्वेश्चन को? बनाओ जरा, जल्दी से बनाओ और कमेंट में आंसर फेंको दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर करो, जल्दी जल्दी क्या आ रहा है। आर एक व्यक्ति है, मान लो आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक लाना है, 85% अंक लाना है उसको। 450 अंक प्राप्त करता है और 35% से वो मिस हो जाता है। तो लक्ष्य पूरा करने के लिए उसके द्वारा कितने अंकों में प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए? सबसे आसान तरीका देखो, 85% दोस्त, 85% उसको अंक लाना है, ठीक, लेकिन वो 35% से चूक जाता है। आगे समझ में? तो कितने नंबर लेकर आया है वो? 50%। 85% लाना है, 35% से वो मिस हो गया, मतलब उसने लेकर कितने आए? 50%। तो 50% लेकर आए, लेकिन उसको लक्ष्य हासिल करना है तो कितने नंबरों में वृद्धि करनी पड़ेगी, इतना सा आपसे बोला है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 से कटेगा 10 बार, 5 से कटेगा 17 बार। तो 10 से 17 नंबर मतलब 7 नंबर उसको एक्स्ट्रा लाने। 10 नंबर पे 7 नंबर, 70% होगा दोस्त। खत्म क्वेश्चन। 450 का कोई रोल नहीं, बस आपको बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तो क्वेश्चन आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से और इसका आंसर कमेंट में करो। किसी पार्क में बंदर और मानव के जो सिरों की संख्या और पैरों की संख्या है वो पता चला है कि 54 सिर है और 148 पैर है। तो बंदरों की संख्या बताओ कितनी? देखो दोस्तों बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। बंदरों की संख्या आपसे पूछा है मानव की संख्या, बंदर के कितने पैर होंगे?
तो आप ये जानते 4, मानव के कितने होंगे 2, ठीक है। टोटल सिर इनके 54 है, मतलब टोटल जो नंबर है पार कम है 54 की है, 54 की है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि 4 पैर यहाँ है, 2 पैर यहाँ है, तो इसको मैं ऐसा ब्रेक करता हूं 2 + 2 में, ठीक। यदि मान के चलो इसके 2 पैर होते हैं और इसके 2 पैर है, तो एवरेज कितने पैर का आता है, 2 पैर का आता है। तो 2 पैर का एवरेज आता है दोस्तों, लेकिन 54 टोटल है, ठीक है। मतलब यहां पर औसत आपके पास में कितना आता, औसत आपके पास में दोस्तों 2 का आता, मतलब 1 के 2 पैर, ठीक है। तो 54 के कितने हो जाएंगे जरा बताओ, 54 का डबल 148, तो टोटल 148 पैर हो जाएंगे, 148 पैर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 54 का डबल 108, सॉरी 54 का डबल कितना 108, 54 का डबल 108 पैर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितना पैर दिया आपको 148, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 40 पैर एक्स्ट्रा हो रहा है। 40 पैर दोस्तों एक्स्ट्रा है, इसका क्या मतलब है, 40 पैर एक्स्ट्रा का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि बंदर के 2 पैर है, मतलब आपको 2 पैर एक्स्ट्रा करने हैं, तो एक बंदर की जरूरत है। तो 40 पैर एक्स्ट्रा लाने हैं तो कितने बंदर होंगे, तो 20, उसका आधा करो, तो 40/2, मतलब 20 बंदर होंगे, 20 बंदर होंगे। क्वेश्चन में बोला है कि बंदरों की संख्या बताओ, तो 20 आ गया। ये होता है दोस्तों डेविएशन का तरीका, बड़ा आसान तरीका है, आप एक बार और समझो। बंदर के 4 पैर तो मैंने 2 और 2 में ब्रेक कर दिए, मानव के 2 पैर, तो टोटल 2 और 2 के हिसाब से औसत 2 का आता। तो वैसे टोटल 54 लोग हैं, 54 है टोटल, तो 54 का डबल दोस्तों 108 पैर आना चाहिए। पाता है समझ में, 54 का डबल 108 पैर आना चाहिए, लेकिन आ कितना ना 148, मतलब 40 पैर ज्यादा है। तो 40 पैर एक्स्ट्रा है, तो 2 पैर एक बंदर के एक्स्ट्रा होंगे, तो 40 पैर एक्स्ट्रा करने के लिए आपको 20 बंदर चाहिए। तो एक बार कमेंट कर दो कि यहां तक आपको समझ में आया क्या, ठीक है। बढ़ता हूं दोस्तों मैं आगे, नया क्वेश्चन, इसको बनाओ जरा, जल्दी से ट्राई करो दोस्तों, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, कमेंट में फेंको। क्वेश्चन में बोला है कि रनीता का साप्ताहिक आय का 57%, रनीता का साप्ताहिक इनकम का 57% और भास्कर का 76%, 76%। रनीता की साप्ताहिक इनकम का 57%, भास्कर की साप्ताहिक इनकम का 76% के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया, 100 से 100 कटेगा, 19 30 57 हो जाएगा, 19 चौके 76 हो जाएगा। तो यहां से मुझे एक बात पता चलेगा, इन दोनों की इनकम का रेशियो 4/3 आ जाएगा। बोले ये बात क्लियर है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब रनीता का इनकम 400 कम हो जाता है और भास्कर का इनकम में कोई चेंज नहीं होता है, तो इनकी जो इनकम का रेशियो 6/5 है। अब समझेंगे यहाँ जरा ध्यान से, इनका इनकम का रेशियो आपको क्या दिया रनीता और भास्कर, ये हो जाएगा 4/3, ये दिया है आपके पास में, ये पता किया आपने। क्वेश्चन में कह रहा है कि रनीता का इनकम 400 कम कर दिया जाए, भास्कर का इनकम सेम रखा जाए, तो 6/5 हो रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जो दिया है आपको, किसका इनकम नो चेंज है, भास्कर का इनकम नो चेंज है। तो भास्कर का इनकम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 और 5 थी, इनको सेम बनाओ। तो इधर दोस्तों 5 का इंटू कर देंगे और इधर 3 का इंटू कर देंगे, तो ये दोनों सेम बन जाएगा। जब 5 का इंटू इधर करेंगे तो 5 का इधर भी होगा, और 3 का किया तो 3 का इधर भी होगा। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 18। बोले ये बात समझ में आया आपको। भास्कर का इनकम दोनों जगह सेम है, रनीता का इनकम 20 था तो 20 से 18 हो रहा है, मतलब कितने का कम हो गया, तो आप कहेंगे सर यार 2 यूनिट कम हो गया। और 2 यूनिट का वैल्यू दोस्तों 400 रुपए, 2 यूनिट का वैल्यू यदि 400 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 200 रुपए, ठीक। इसके बाद में बोला है भास्कर की इनकम बताओ कितनी है, भास्कर की इनकम है 15, 1 का मान 200 है तो 15 का मान हो जाएगा दोस्तों 15 दूनी 30, मतलब ये हो जाएगा 3000 रुपए। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, 3000 रुपए, ठीक है। चलो एक बार कमेंट कर दो यहां तक आपको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको बनाओ, करो यार ट्राई करो इसको, इसका आंसर कमेंट में दो। x + y रेशो y + z रेशो z + x बराबर 3, 5 और 6 दिया है, x + y + z 14 दिया है, तो x² + y² + z² का मान।
क्या होगा, आप सुनो जरा ध्यान से। यहाँ पर डबल एक्स है, डबल वाई है, डबल जेड है। जब इनको प्लस करेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z होगा। 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 है आपके पास, बराबर 3 5, 5 और 3 हो जाएगा आपके पास में 8, 8 और 5 होगा दोस्त यहाँ पे 14। ठीक है, सॉरी 6 और 3 9 होगा, 9 और 5 14 हो जाएगा यहाँ पे। ये यूनिट में है। और x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया आपको 14, तो यहाँ 14 रखो। 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 14, और यहाँ से 14 बराबर, तो 14 बराबर ये हो जाएगा 28। तो 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2। 1 का मान कितना आ जाएगा 2 यूनिट के बराबर आ जाएगा। बात आ गया समझ में, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2। क्वेश्चन में पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना होगा। तो पहले मैं यहाँ से आपको देखो एक्स वाई जेड का मान निकालो अलग अलग। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर टोटल कितना है आपके पास में 14। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है आपके पास में 2 आ रहा है। तो 1 यूनिट का मान 2 आ रहा है, तो जरा सिंपल सा मुझे एक बात बताओ, जब 1 यूनिट का मान यदि 2 आ रहा है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 3 दूनी 6 होगा। 5 यूनिट का मान होगा ये 10, और 6 यूनिट का मान होगा दोस्त यहाँ 12। ठीक, तो ये आपने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के मान निकाल लिए। तो मुझे यहाँ से एक्स का मान चाहिए, तो एक्स का मान चाहिए तो देखो वाई और जेड कितना है यहाँ पे 10 है। तो वाई और जेड 10 है, तो ये वाई और जेड को क्या करेंगे 14 में से घटाएंगे। 14 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 4, ये एक्स का मान आ जाएगा। इसी प्रकार वाई का मान निकालना है आपको, तो एक्स और जेड को घटाना पड़ेगा। तो एक्स और जेड का मान कितना है 12, 14 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में वाई का मान 2। इसी प्रकार जेड का मान निकालना है, तो एक्स और वाई का मान घटाना पड़ेगा। एक्स और वाई का मान कितना है 6, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो मैंने एक्स वाई और जेड के मान पता कर लिए। अब क्वेश्चन में बोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके जोड़ो। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर होगा 4, 8 का स्क्वायर होगा 64। तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 64 80 और 4 84, 84 आपका आंसर। 84 आपका करेक्ट आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी बहुत बार पूछ चुका है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, नोट कर लेंगे इसको। चलो ये क्वेश्चन बनाओ दोस्तों जरा जल्दी से करो, जरा इसका आंसर कमेंट में करो। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात आपको दिया है 4:3, 4:3, और 4 साल के बाद यह अनुपात हो रहा है 6:5। 6:5 कब हो रहा है ये, वर्तमान से 4 साल के बाद, 4 साल के बाद हो रहा है। ठीक, मुझे एक बात बताओ, जब भी 4 साल के बाद देखो यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है और यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है, तो रेशियो गैप क्या सेम है आपके पास, तो 4 से 6 हो रहा है। 4 से 6 हो रहा है मतलब यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ रहा है। 3 से 5 हो रहा है मतलब यहाँ पे भी 2 यूनिट बढ़ रहा है। तो ये व्यक्ति भी 2 यूनिट बढ़ रहा है, ये व्यक्ति भी 2 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब दोनों व्यक्ति 4-4 साल बढ़ रहे हैं। तो 2 यूनिट का वैल्यू है 4 साल, 2 यूनिट का वैल्यू होगा 4 साल, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा दोस्त 2 साल। क्वेश्चन में बोला है आपको 22 साल के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो यदि मैंने 4 और 3 7 लिया तो प्रेजेंट आयु का सम आएगा। तो 4 और 3 कितना होगा 7, 1 का मान यदि 2 है तो 7 का मान होगा 14 साल। तो यदि प्रेजेंट में उनकी उम्र बोला तो 14 साल सम होगा, लेकिन 22 साल के बाद में यदि दोनों व्यक्ति को बात करते हैं तो 22 और 22 44 साल, तो दोनों 44 साल बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपके पास में 58 करेक्ट आंसर। सब दोस्तों ये लेटेस्ट अभी आए हुए क्वेश्चन है 2-3 सालों में, 2025 मेन से में आया था क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई बढ़ता हूं जरा मैं आगे, और अगला क्वेश्चन बनाओ जरा दोस्त, करो जरा इस क्वेश्चन को बनाओ जरा, ट्राई करेंगे। सीएनजी गैस की कीमत में 65% की वृद्धि हुई है। सीएनजी की कीमत में 65% की वृद्धि हुई है, तो मनीष को अपने खर्च न बढ़ाना है तो सीएनजी की कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा। आप जानते हैं दोस्तों प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन, कंजम्पशन इक्वल हो जाएगा एक्सपेंडिचर। जब भी इस चीज को आप कांस्टेंट करेंगे तो प्राइस इनटू कंजम्पशन की यदि बात करते हैं, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है
तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्स होता है, ठीक। प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के रिवर्स होगा, ये बात आपको समझ में आ रहा है। प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगा उसका रिवर्स आपको कंजम्पशन करना पड़ेगा, जिस रेशियो में कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा उसका रिवर्स प्राइस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको कि प्राइस 65% बढ़ रहा है, मतलब प्राइस यदि 100 रुपए है तो ये 100 से 65 बढ़ रहा है, मतलब 165 हो रहा है, ठीक। तो कंजम्पशन हो जाएगा दोस्तों उसका उल्टा, 165 से हो जाएगा 100। बोलो ये बात क्लियर है आपको? तो 165 से 100 हो रहा है, मतलब 65 का रिड्यूस हो रहा है। ये 165 पे कितना प्रतिशत है? तो 65 डिवाइड बाय 165 इंटू होगा 100, इंटू होगा 100। बोलो ये बात समझ में आया आपको? ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मुझे पता है 165 का दोस्त, देखो अप्रोक्सीमेशन हम कैसे लगाएंगे, ऑप्शन तो काफी दूर दूर है आपका, तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। 165 का दोस्तों पहले मैं 10% बताता हूं आपको, 10% यदि बताता हूं तो 165 का 10% हो जाएगा 16.5। जब आप परसेंट हटाएंगे, सॉरी परसेंट हटाएंगे तो 1/10 आ जाए, मतलब 1/10/100, तो ये 1/10 16.5 होगा, ठीक है। 16.5 10% का वैल्यू है, तो 16.5 दोस्तों 10% में आएगा, तो हम डायरेक्ट 40% में पता करते कितना हो रहा है, 40% में पता करते कितना हो रहा है। तो 40 के लिए हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 16 चौके 64, 16 चौके 64 होगा, 16 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 के 2, ये होगा 66 हो जाएगा। 40% में मेरे दोस्त 66 आ रहा है, इसका मतलब 65 है हमारे पास में, तो 40% से कम वैल्यू आएगा। तो 40% जस्ट कम वैल्यू, तो ये तो बहुत दूर है दोस्त, तो ये तो होंगे नहीं। अब बचा कौन सा? ए नंबर का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस में लाएंगे ये चीजें तो आपको इतना भी समय नहीं लगेगा, आप विजुअलाइज ऐसे ही कर सकते हैं। 16.5 10% है, तो ऑप्शन में थोड़ा ध्यान रखो, 30% 40%, तो हमने 40% पे ले गया तो 66 आया, मतलब 66 से 65 पे जाना है, तो थोड़ा सा परसेंट कम होगा 40 से, ठीक है। चलो बढ़ता हुआ आगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करो दोस्त जरा जल्दी से, और इसका आंसर कमेंट में करो, ठीक है। एसएससी मेल 2023 में आया था, इसका आंसर आप कर दो, जल्दी से करो। इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे भाई आपको प्रैक्टिस में लाने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहे हैं और भी। एक समबाहु त्रिभुज, मतलब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी surmounts a square BCD, the value of EAB and plus 3 times AAB। क्या मतलब है इस चीज का, जरा आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि भाई देखो, पहले तो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के ऊपर दोस्त, स्क्वायर के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये है बी सी डी और ई, ऐसा बना सकते हैं आप। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा तो ए आएगा, तो ए के बाद में दोस्तों इधर आएगा ये बी, एक मिनट है ना, ए बी, और यहां पे ए बी, सॉरी बी हो गया, बी के बाद में सी, ये होगा डी और ये होगा ई, बी सी डी और ई एक स्क्वायर है, और ए बी सी एक इस पर बना हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी और सी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है ई ए और बी, और ए ई बी, ए ई और बी एंगल बोला है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, बड़े आसान बात है यहाँ पे, सिंपल सी, ठीक है। यदि मैंने यहां से ऐसी लाइन खींची थी, ये लाइन देखो आप, ये लाइन मैंने ऐसा खींच दिया यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन खींच दिया, तो क्या होगा इससे, ये जितना होगा उतना ही ये भी है, क्योंकि और उतना ही ये भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये स्क्वायर की साइड यदि इसके बराबर है तो ये भी बराबर होगा, तो ये दोनों साइड बराबर होंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा, और ये जो एंगल होगा दोस्तों ये 90 डिग्री होगा। बात क्लियर है? तो ये 60 और ये 90 टोटल कितना बन जाएगा यहाँ से 150 डिग्री,
150 डिग्री बन जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। 150 तो ये हो गया, तो बचा 30 में ये आधा आधा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 डिग्री, और ये भी हो जाएगा आपके पास में 15 डिग्री, ये हो जाएगा 15 डिग्री। बोलो यहां तक बात समझ में आ गया। क्वेश्चन में बोला ई ए बी, ई ए और बी मतलब ये 15 डिग्री, और इसके बाद में ए ई बी इसका 3 गुना, तो 15 का 3 गुना दोस्तों होगा 45 डिग्री और 15 डिग्री होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म आपका। बोलो यहां तक की बात आ गया समझ में आपको, कोई डाउट? ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास है नहीं इसमें। ये क्वेश्चन बनाओ दोस्तों यार। एक किराना स्टोर का मालिक मुरलीधर अपने कस्टमर को 5 पानी की बोतल खरीदने पर 1 पानी की बोतल फ्री में देता है, तो दिया गया उसका इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट बताओ कितना प्रतिशत है। यदि दोस्तों मैंने आपके सामने ये लिखा कि आप एक्स वस्तु खरीदो और गेट फ्री वाई आर्टिकल, मतलब आप एक्स वस्तु खरीदने गए और आपको वाई वस्तु इस पर फ्री में मिले, तो टोटल आर्टिकल कितने होंगे एक्स प्लस वाई। तो इसका दोस्तों एमआरपी डिसाइड होगा, एक्स प्लस वाई का एमआरपी डिसाइड होगा, लेकिन आपको फ्री कितनी मिल रही है वाई आर्टिकल, तो ये आपको डिस्काउंट होगा, तो ये मल्टीप्लाई 100 कर दो, यही आपका डिस्काउंट का परसेंट है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 5 पानी की बोतल खरीदेंगे तो 1 फ्री मिलेगी, तो 5 और 1 कितने आर्टिकल हो जाएंगे 6 आर्टिकल होंगे, और उसमें 1 फ्री दे रहा है दोस्तों। तो 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब होता है 16.66%, मतलब 16.67% सीजीएल मेंस में आता है इस बार को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको गलत नहीं करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके के हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओ, करो जरा, इसको जरा ट्राई करो जल्दी जल्दी। The larger of two supplementary angles is 28 degree more than the smaller one. संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण ये होता है कि दो एंगल मिला के दोस्तों 180 डिग्री का यदि बनाते हैं तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि लाइन खींची मैंने, और एक लाइन दोस्तों यहां से ऐसी खींची, ठीक है, एक लाइन मैंने यहां से ऐसी खींच दी है, एक मिनट, यहां से एक लाइन आपने ऐसे खींच दी, तो ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल आपका बीटा है। इन दोनों को यदि मिला देंगे अल्फा प्लस बीटा तो 180 डिग्री बनेगा। तो दो एंगल यदि 180 डिग्री बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आप सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। और दो एंगल यदि मिलके 90 डिग्री बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम अनुपूरक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये बात पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा दो एंगल है तो ये 180 डिग्री होगा, जैसे कि अभी हमने बताया आपको, और बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री ज्यादा है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा दोनों का जो डिफरेंस है वो 28 का होगा। बोले ये बात समझ में आया? क्वेश्चन में बोला छोटा एंगल, तो छोटा एंगल बीटा होगा, बड़ा एंगल अल्फा होगा। तो जब भी इस प्रकार का इक्वेशन दिया होता है तो आपको देखो कैसे सॉल्व करना होता है। जब आपको बीटा का मान निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस करके 2 का डिवाइड लगाओ, और अल्फा का मान निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड लगाओ, इन दोनों का डिफरेंस लो। 180 में से 28 घटाओ तो 100 कितना बचेगा आपके पास में, 30 घटा दो पहले तो 150 बचेगा, 152, 152 बटे कितना हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा दोस्तों 2 7 14, और ये हो जाएगा 2 6 12, 76 डिग्री आपका करेक्ट आंसर। बोलो यहां तक क्या आपको कोई डाउट है? नोट कर लो मेरे भैया यहां तक, ठीक है, और यहां से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बड़े बेसिक है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो क्वेश्चन तो एग्जाम का जो प्रेशर होता है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको यदि आपको हैंडल कर लिया तो काम आपका बन गया। चलो एक क्वेश्चन बनाओ। एक ट्रायंगल एबीसी कोण ए का समद्विभाजक बीसी को डी पर काटता है। यदि AB प्लस AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BD और DC का रेशो 3:1 है, तो AC की लंबाई क्या होगी जरा करके बताओ जरा जल्दी से। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी ने पूछा है, एसएससी बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो भाई अब कैसे करेंगे इसको आप। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC,
और क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी में एक का समद्वि भाजक बीसी को डी पर मिलता है, ठीक, और एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे, ये दो एंगल बराबर होंगे। यदि AB प्लस AC दोनों को मिला के आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, BD और DC 3:1 में, BD और DC। दोस्तों आप ये जानते हैं कि क्या होता है कि जैसे एक ट्रायंगल है, यदि मैं यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ, ठीक है, तो यदि ए दोनों का रेशो A रेशो B है तो इन दोनों का रेशो मान के चलो M रेशो N है, ठीक है, इन दोनों का रेशो A रेशो B है और इन दोनों का रेशो M रेशो N है, तो ये आपका बनेगा A रेशो B बराबर M रेशो N। इतना ये कॉन्सेप्ट आपको एंगल बाइसेक्टर का ध्यान रखना है। एंगल बाइसेक्टर में जो आजू बाजू की भुजाओं का जो रेशो होता है ये सामने की दो साइड का रेशो के बराबर होता है। तो इसी प्रकार ये 3:1 है, तो ये भी 3:1 होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। AB और AC दोनों मिला के आपको 10 दिया है, तो 3 और 1 हो जाएगा 4। 4 का मान है 10 सेंटीमीटर, तो 4 का मान जब 10 सेंटीमीटर है तो देखो 1 का मान हो जाएगा, तो 2 से काटो 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 5 में 2 का भाग लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर। 1 यूनिट का मान होगा 2.5 सेंटीमीटर। AC की लंबाई बोला है, AC की लंबाई ये होगा 1 यूनिट, 1 का मान होगा 2.5 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो यार दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ आप मुझे, और आपको प्रॉपर बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो इसको बनाओ यार, ये SSC, CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, सभी SSC का पेपर उठा के देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आपको मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप करके बताओ इसको जरा जल्दी से, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा आपको कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं फिर हम आगे। P का वैल्यू दिया दोस्तों 38, P का स्क्वायर 3, थोड़ा ये P का अंदर मल्टीप्लाई करके देखो आप। जब P का अंदर मल्टीप्लाई देखोगे तो आपके पास में कुछ इक्वेशन मिलेगा जो आपको समझ में आएगा। P का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे P की पावर 3 होगा, P का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3P स्क्वायर हो जाएगा, और फिर P का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3P होगा, ठीक है। ये बन गया। इस बनने के बाद में भी दोस्तों हमें आइडिया नहीं लग रहा कि अब क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, तो या तो इसमें एक माइनस करो या तो प्लस करो। यदि मैंने माइनस करा तो कुछ नहीं मिल रहा फिर भी, क्योंकि इधर सब जगह प्लस है, तो मैं क्या करता हूं इसमें एक जोड़ देता हूं। अब एक जोड़ देंगे दोस्तों तो ये जो है ये P+1 का क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, मतलब A + B की होल पावर 3, A + B की पावर 3। जब आप करके देखेंगे तो ये होगा A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 प्लस 3A² होता है, और 3AB स्क्वायर होता है, 3AB स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बन जाएगा आपके हाथ में फार्मूला। तो ये P की पावर 3, 3P स्क्वायर, 3P और ये +1 आ गया, बन गया इतना। अब मेरी बात समझो कि जब आपने इधर प्लस किया है तो ऐसे ही प्लस नहीं कर सकते, आपको माइनस भी करना पड़ेगा। एक बार प्लस करेंगे तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो मेरे पास में आ गया इतना, इसमें एक घटा दो इतना। अब देखो 38 का दोस्तों आप यदि 38 में एक जोड़ो तो 39 हो जाएगा P का मान, ठीक है। P का मान 38 है, 38 में एक जोड़ेंगे 39, इसकी पावर करो 3, -1 होगा। तो यहां पर देखो लास्ट में 9 है, तो 9 का यदि आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 729 होगा, मतलब लास्ट में दोस्तों 9 आएगा। और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। ऐसे ऑप्शन देख लो जिसके लास्ट में 8 आते हो, तो ये 2 ही ऑप्शन है मेरे पास में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 40 का क्यूब कितना होता है, 40 का क्यूब दोस्तों 3 जीरो लगेंगे, और 4 का क्यूब होगा 64, तो ये 64 40 का होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास में किसका है 39, तो ये इसके करीब ही जाएगा ये, ठीक है। 39 तो दोस्तों बहुत पीछे होगा, 39 में तो बात ही नहीं जानी है, तो 59 होगा 64,000 के पास में। तो यही आपका करेक्ट आंसर है डी नंबर का। अब आप चेक कर लो, ठीक है, तो आपका ये आंसर बनेगा 59,318। चलो बढ़ता हुआ आगे, इस क्वेश्चन को बनाओ जरा इसका आंसर कमेंट में करो जल्दी से आंसर इसका कमेंट में फेंको। सबसे पहले कौन कर रहा है ये हम देख रहे हैं।
जितने जल्दी करोगे दोस्त। और सारा खेल कंपटीशन, देखो मैथ कौन कर लेता है ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, मैथ तो सभी करते हैं, पर मैथ सबसे पहले कौन करेगा, कंपटीशन उसी बात का है। जितने जो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन करेगा वही कंपटीशन में है। चलो भाई, एक देखो, एक बिस्तर का एमआरपी 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, लाभ प्रतिशत 2% है, तो डिस्काउंट परसेंट बताओ डेसिमल के कुछ पॉइंट तक है। यार देखो पहले पूरा देखो, बेसिक यदि आपका सही है ना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और नहीं तो फिर 517 एमआरपी है, उससे फिर आप डिस्काउंट निकालोगे और फिर उससे एमआरपी लगाओगे, दुनिया भर की चीजें करोगे। कॉन्सेप्ट यदि सही नहीं है तो, और कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है, बेसिक चीजें आपको सारी क्लियर है, तो फिर 517 का कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि हमें इस बात का आइडिया है कि जब परसेंट दिया होता है तो परसेंट पर आएगा, पर रेशियो से आ जाएगा आसानी से, ठीक है। 517 का कोई भी रोल नहीं है, बिना 517 के आंसर निकाल पाएंगे, पर चीजें आपको बात क्लियर तो हो, बात पता तो हो कि क्यों ऐसा करते हैं। क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कहा है कि क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो जो भी चीज दोस्तों क्रय मूल्य से अधिक रखते हैं हम उसको हम मार्कअप कहते हैं। तो क्रय मूल्य से यदि आप अधिक रखेंगे, कितना परसेंट अधिक रख रहे हो, 30%, तो ये मार्कअप 30% अधिक रख रहे हो, तब एमआरपी आएगा। और एमआरपी पे आप जब डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट देने के बाद में एसपी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको यहां से यहां तक दिया है लाभ, कितना लाभ होगा जरा बताओ, 2% का लाभ होगा, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, और ये डिस्काउंट पूछा है। हमेशा क्या होता है देखो, 1, 2 और ये 3 चीजें होती है, एक तो मार्कअप परसेंट, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ये चीज चलता है। तो यहां से यहां तक ये 2 चीजें आपको दी है, तो डायरेक्ट आप ये सक्सेसिव फार्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये दिया हो और ये दिया और ये निकालना हो, तो फिर आप कैसा करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, सीपी से ज्यादा रख रहे हैं मतलब मार्कअप होगा, तो सीपी से ज्यादा रख रहे हैं मतलब मार्कअप, तो मार्कअप से पहुंचेंगे हम एमआरपी पे, और डिस्काउंट देते हैं मेरे भाई एमआरपी पे, और एमआरपी पे डिस्काउंट देंगे तो काय में आएगा, एसपी में आएगा। ये बात आपको समझ में आया। सीपी से आप 30% ज्यादा रख रहे हो, तो 30% ज्यादा रख रहे हो मार्कअप, तो ये एमआरपी आएगा, और एमआरपी पे डिस्काउंट देंगे तो एसपी आएगा। एमआरपी से एमआरपी कैंसल आउट होगा, तो सीपी से एसपी क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो या सीपी से एसपी का रेशियो आपके पास में डायरेक्ट आ गया। आप समझने जा रहा ध्यान से, 30% का मार्कअप है, 30% का मार्कअप है मतलब 3/10 होगा, 30% का मतलब, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 से 13। लेकिन डिस्काउंट आपको नहीं दिया है, तो डिस्काउंट में मान लेता हूं ए रेशियो बी होता है, और लाभ हो रहा है 2% का, तो 2% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 रुपए में यदि खरीदा है तो 102 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये मैंने सीपी से एसपी रख दिया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट यहां से शॉर्टकट लगाते हैं, थोड़े से आप चीजों को समझो। ये रेशियो भी हमें निकालना है, तो 10 का इंटू इधर करो और 13 का इंटू इधर करो, बस इतना सा आप कर लो, ए रेशियो भी आ जाएगा आपके पास। इससे दोस्तों आपने ये काट दिया, तो ये बचा आपके पास, देखो 2 से कटेगा कितने बार, ये 5 बार, 2 से कटेगा 2 5 10, 2 1 51 आ जाएगा, तो 13 5 65, तो 65 से हो जाएगा मेरे भाई 51। तो 65 का यदि एमआरपी है, 65 का यदि एमआरपी है, तो 51 रुपए में आप यदि बेच रहे, तो कितने का डिस्काउंट होगा जरा बताओ, 9 और 5 14 का, 14 का डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ जरा बताओ, 14 का डिस्काउंट होगा, तो 14 का डिस्काउंट किस पे, 65 पे, करो जरा इसको, 14 का डिस्काउंट होगा 65 पे, मल्टीप्लाई करो 100 का, ठीक है। ऑप्शन देखो दोस्तों, ऑप्शन थोड़े कैसे हैं, तो ये 6.5 10% होगा, 20% हो जाएगा आपके पास में, एक 13 का 65 का यदि 20% करता हूं मैं तो 13 आएगा, लेकिन 14 है यहाँ पे, तो 20% है दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा, खत्म क्वेश्चन। ये अप्रोक्सीमेशन पे आपको काम करना है। देखो 14/65 इंटू 100, 65 का यदि मैं 20% निकालता हूं, मैंने पहले 6.5 निकाला था 10%, लेकिन मुझे पता है डबल कर देंगे 20% बनेगा, जो कि 13 आएगा, लेकिन 13 से ज्यादा है 14, मतलब 20% से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा, तो 20% से तो 21.54 आ जाएगा, तो आप चेक कर लो, ठीक है। चलो बढ़ता हूं दोस्तों मैं आगे, इस क्वेश्चन को करो जरा ट्राई, एसएससी मेन से में आया था, देख रहे हैं आप जैसे कि,
करो जरा, बनाओ जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को दोस्त। बनाओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपका। कमेंट में करो भाई, जल्दी जल्दी इसका आंसर बनाएंगे आप सभी लोग। एक टैंक पूरी तरह भरा होने पर एक आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक पूरी भरी होने पर पाइप ए से शुरू करके पाइप ए और बी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। ये दोस्तों एक टाइप होता है टाइम एंड वर्क है पाइप और टंकी में अल्टरनेट पैटर्न, एक के बाद एक आप खोलेंगे। लेकिन यहाँ शुरुआत दोस्तों आप कर रहे हैं खाली करने वाले पाइप से, क्योंकि टैंक पूरा भरा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, ए नल है, टैंक को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, ये 5.6 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये एक आउटलेट पाइप है और एक इनलेट पाइप है दोस्त, एक इनलेट पाइप है बी, मतलब भरने वाला पाइप, और ये टैंक को भर सकता है 7 घंटे में। ये बात आपको समझ में आ गई। इन दोनों का एलसीएम लेकर बताओ मुझे, तो उससे हमें टैंक का कैपेसिटी पता चल जाएगा। 5.67, तो इसको लिखेंगे 5.6 को 56/10 और यहाँ पर 7/1। इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते, तो ऊपर वाले नंबर का भी एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम कितना होगा 56। ये बात आ गया समझ में आपको। 7 से कटेगा ये 8 बार, तो इसका एफिशिएंसी 8 आएगा, तो 56 लीटर का एफिशिएंसी मान लेते। 7 से कटेगा कितने बार, ये 8 बार। बोले ये बात समझ में आया आपको। 7 से कटेगा ये 8 बार, तो 8 एफिशिएंसी हो गया, मतलब 8 लीटर एक समय में भरता है। तो ये भाई साहब क्या करता है 56, इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे तो एक बार कटेगा, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। बोले ये बात समझ में आया क्या आपको। एक ये आउटलेट पाइप है, मतलब 10 लीटर 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये 8 लीटर 1 घंटे में भर सकता है। ये बात आपको समझ में आया क्या तक, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्टरनेट खोलना है, पहले ए पाइप को खोलना है। तो सबसे इजी तरीका मैं एक बात बताता हूँ कि करना क्या है। देखो, पहले ए को खोलेंगे, फिर बी को, फिर ए को खोलेंगे, फिर बी को, तो ये प्रोसेस ऐसा चलते रहेगा। लेकिन जो पहले काम कर रहा है दोस्त, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पहले निगेटिव काम कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, निगेटिव को जितना एफिशिएंसी है उतना हम अलग से निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो निगेटिव को यहाँ से निकाल देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 56 में से यदि आप 10 घटाओ, ठीक है, 56 में से 10 घटाओ कितना आएगा, 56 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 46 आएगा। तो मैंने एक काम कर दिया कि जो 10 लीटर है उसका, इसको हमने अलग से रिजर्व निकाल दिया कि बाद में खाली करना है, ठीक है, जितना उसका एफिशिएंसी है, ठीक है। तो बचा कितना 46 लीटर। अब 46 लीटर पे दोस्तों हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि ये 8 लीटर पानी भर रहा है और ये 10 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना खाली कर रहा है 2 लीटर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा खाली कर रहा है दोस्तों 2 लीटर, और कितने घंटे में 2 घंटे में। तो यहां से आप ऐसा निकलोगे 2 लीटर 2 घंटे में खाली कर रहा है। बोले ये बात समझ में आप, 2 लीटर 2 घंटे में खाली हो रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि 8 लीटर भर रहा है, 10 लीटर खाली कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो भरा हुआ है वो खाली कितना हो रहा है 2 लीटर 2 घंटे में। साइक्लिसिटी बी पे खत्म हो रही, फिर ये आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे चलते रहेगा। तो 40 लीटर की बात करना है दोस्तों, तो 40 लीटर की बात करना है, तो आपको यहाँ पे 2 लीटर को 46 लीटर में बदलना है। तो 23 से इंटू करेंगे, तो 23 दूनी कितना होगा 46। सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है, 2 लीटर 2 घंटे में, तो 40 लीटर 40 घंटे में, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो 40 घंटे आ जाएगा, यहाँ पे 40 घंटे आ जाएगा। साइक्लिसिटी किस पे खत्म हो रही है बी पे, क्योंकि बी भरने वाला आ रहा है लास्ट में। तो यहां तक ये तो काम हो जाएगा दोस्तों, 40 घंटे में 40 लीटर खाली, ये बी पे खत्म हो रहा है। लेकिन फिर बचा कितना है 10 लीटर एक्स्ट्रा, तो 10 लीटर कौन काम करेगा ए,
अब ए आएगा दोस्तों, ये 10 लीटर और खाली करना है, तो 10 लीटर कितने घंटे में खाली करेगा? 1 घंटे में खाली करेगा ए। तो 46 ये और 1 ये, 46 और ये कितना हुआ? 47 घंटे। तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 47। सबसे इजी तरीका मेरे भाई, एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक आपको समझ में आया क्या? ठीक है, तो सबसे इजी तरीका करना क्या है कि जो भी देखो यहाँ पे एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, इसलिए जो पहले काम कर रहा है उसका हम काम अलग से रिजर्व रख रहे हैं। तो जो खाली कर रहा है, तो खाली कितना कर रहा है? ये 10 लीटर खाली कर रहा है 1 घंटे में, तो इसको हमने अलग से रिजर्व रख दिया, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी खत्म होने के बाद में लास्ट में नंबर आएगा 1 का। ठीक है, तो हमने 10 लीटर निकाल दिया, 46 बचा। हमने यहां से पता करा ये 10 लीटर 8 लीटर भर रहा है, 10 लीटर खाली कर रहा है, एक्स्ट्रा 2 लीटर 2 घंटे में खाली होगा, तो 46 लीटर 46 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, तो अब साइक्लिसिटी बी पे खत्म होगी भरने वाले पे, अब ए का नंबर आएगा तो ए खाली करके जाएगा। ठीक है, खाली करके जाएगा 1 घंटे में, तो 46 और 1 47 घंटे। चलो भाई इसको बनाओ जरा, इस क्वेश्चन को करो। विनोद और संजय एक गांव के प्रधान पद के लिए एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। संजय को 47.5% वोट मिलते हैं और 270 वोटों से चुनाव हार जाता है। विनोद को कितने वोट मिले, यह मानते हुए कि सभी गांव वालों ने मतदान में भाग लिया? जरा जल्दी से बनाओ दोस्तों, इसका आंसर कमेंट में करो क्या आ रहा है आपके पास में। ठीक है, जल्दी से बनाओ इसका आंसर। चलो भाई, विनोद और संजय एक गांव के प्रधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल कितने वोट है जरा बताओ? टोटल 100 वोट होंगे। और संजय को कितने मिल रहे हैं और विनोद को कितने मिल रहे हैं? तो संजय को मिल रहे हैं दोस्त 47.5% वोट, 47.5% वोट। तो 100% में से 47.5 वोट मिल रहे हैं संजय को। तो विनोद को कितने मिलेंगे? तो 100 में से 47.5 घटा दो तो 52.5, 52.5 वोट विनोद को मिल रहा है। दोनों के बीच में कितने का मार्जिन है? 5% का। बोले ये बात समझ में आया आपको? इन दोनों में कितने का हार जीत हो रहा है? 5 वोटों से हो रहा है, जबकि 270 वोट यहाँ पे। इसका मतलब 5 का मान हो जाएगा 270। तो हम पहले टोटल निकाल लो, या फिर हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि विनोद को कितने वोट मिले, तो 52 का, विनोद को कितने मिले? 52.5 निकाल लो। मैं क्या करता हूँ, 100 वोट है टोटल, तो इसमें 100 बनाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 20 का करेंगे, 5 20 100 हो जाएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई दोस्तों इधर भी करो, तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास में? ये डबल 0 हो गए, 27 दूनी 54 आ जाएगा। 5400 वोट टोटल है। अब इसमें से विनोद को कितने मिल रहे? 52.5%। परसेंट को हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे, तो इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये 2 0 से दोस्तों, ये 2 0 कट गए आपके पास में। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 हम 25 हो जाएगा। 2 से कटेगा 27 बार। ठीक है, लास्ट में 5 आएगा, सभी में 5 है। 27 5 कितना होगा? 135। 135 का 35 लिखेंगे, 1 27 एकम 27 28, 2835 आपका आंसर। 2835 आपका आंसर। तो टोटल जो वोट आएंगे ये भी आपने पता कर लिए 5400, और विनोद को कितने मिले? तो 52.5%, जो कि 2835 आएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। बना जा रहा है इस क्वेश्चन में जल्दी से, ये क्वेश्चन करके बताओ दोस्त। एक खिलौना बनाने के लिए एक बेलन के एक सिरे पर एक अर्धगोला और दूसरे सिरे पर एक शंकु लगा है। बेलन और शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। बेलन और शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन ज्ञात करो। पाई का वैल्यू रखना है आपको 22/7। अब समझना मेरे भाई जरा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कि एक बेलन है, सिलेंडर, और इसके सिरे पर एक अर्धगोला है। तो ये अर्धगोला बना दिया आपने, और दूसरे सिरे पर एक शंकु लगा हुआ है, कौन? ये ऐसा बन जाता है। एक प्रकार का खिलौना है। अब समझना बात को, यहां से क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बेलन और शंकु, सिलेंडर और कोन की हाइट आपको दी है। इसकी हाइट दोस्तों ये 7 है,
और इसकी भी हाइट ये आपको यहाँ से आता है 7 दिया हुआ है। बात ये समझ में आ गया आपको, ठीक। दूसरी चीज इसमें दिया तीनों की रेडियस, रेडियस दिया है दोस्तों आपको 4.2 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, सभी की रेडियस 4.2 सेंटीमीटर हो गए। इसका आपको आयतन निकालना है, तो इसका आयतन क्या होगा जरा ध्यान से समझो। पहले तो क्या करेंगे, इसका आयतन, फिर इसका आयतन और इसका आयतन, सबका आयतन ले लो। ये आपके पास में अर्धगोला दिया हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन होगा। कोण के आयतन की बात करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर के आयतन की बात करते तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर 1/3 है, ये 1 है, तो 1/3 और 1 को यदि आप प्लस कर देना 3 एकम 3 4/3 आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गया। अब करना क्या है, यहाँ पर 2/3 पाई आर कॉमन ले लेता हूं मैं, और इजी हो जाएगा दोस्तों। देखो जरा 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैं, क्योंकि इधर आर स्क्वायर है आपके पास में। तो यहाँ क्या बचेगा, जब 2/3 पाई आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो सिर्फ आर बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4/3, यहाँ से 2/3 निकलेगा, तो 2/3 निकलेगा यहाँ से, तो 2 ही बचेगा। 4/3 में से यदि आप 2/3 कॉमन लेंगे तो 2 × 2/3 होगा कि होगा, तभी तो 4/3 आएगा। तो 2/3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा कितना, 2 बचेगा सिंपल, ठीक है। और आपने पाई भी कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर भी ले लिया, तो बचेगा कितना, एच बचेगा। इतना आपके पास में बचेगा, ठीक है। अब देखो 2/3 पाई का वैल्यू होता है मेरे दोस्त 22/7, और आर स्क्वायर, आर आपको दिया है 42 4.2, तो इसको लिखेंगे 42/10, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 21 बार, तो ये हो जाएगा 21/5, और ये होगा 21/5, और आर है आपके पास में 21/5 टू एच, एच आपको 7 दिया, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। बात आ गया समझ में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 7 × 21, तो 21 से 21 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 × 21, और ये हो जाएगा 25, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14×5 कितना होगा, ये 70, 14×5 ये 70 हो जाएगा, 70 में 21 जोड़ेंगे 91 हो जाएगा, तो 91 कितना होगा दोस्तों बताओ, 5। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि काफी आपके डेसिमल में आपको ऑप्शन दिए, तो मैं इसको यहाँ से डिजिट सम लगा दूंगा, और डिजिट सम से दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, ठीक है। और आप जानते हैं डिजिट सम सिंगल डिजिट में आपको लाना है नंबर को। तो देखो यहाँ पर कितना है, 25×5 कितना होगा, 125, तो या तो एक काम करो 25×5 125 होगा, तो 125 में क्या होगा जरा बताओ, 5 2 7 और 1 8, 8 होगा। तो जहां भी डिवाइड में यदि 8 आता है तो 8 का मल्टीप्लाई करो दोनों में ऊपर नीचे, तो 8 8 64 हो जाएगा, 64 में 6 और 4 10 होता है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम दोस्तों इसमें भी 8 का इंटू कर देंगे, और इसमें भी 8 का इंटू कर देंगे, तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये पूरा खत्म हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब बचेगा ऊपर वाला, तो 4 और 4 कितना होगा, ये 8 होगा, 2 और 1 ये 3 होगा, 9 हटा दो, 8 एकम 8 होगा, 8 8 64, तो 1 हो जाएगा, और 1 का 3 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो डिजिट सम मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसा ऑप्शन में देखूंगा जहां डिजिट सम 3 आता हो। तो देखो यार 8 और 8 16 होगा, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 का 6, ये नहीं हो सकता, ठीक। 6 और 3 9 को हटा दिया जाता है, 5 2 7 8 15, 15 का 6 ये भी नहीं होगा, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 6 6 12, 12 का डीएस 3 आ गया, ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक। 7 और 2 9 हटा देते, 5 5 10 और 8 18 का 9, ये भी नहीं होगा दोस्त, डिजिट सम 3 आएगा। CHSL मेंस में आया था क्वेश्चन, तो इतना आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप समझ गए। चाहे तो हम इधर ही डिजिट सम लगा सकते हैं पहली लाइन पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। न्यू पैटर्न पेपर में क्या है दोस्तों, सिर्फ उसमें जुड़ा क्या है, स्टैटिक से जुड़ा है, मीन मोड मीडियन, प्रोबेबिलिटी जुड़ा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जुड़ा है, बाकी परसेंटेज प्रॉफिट है, ऐसा तो सब यही है। आना तो सिर्फ आपको ऐसे ही है, कुछ भी नया नहीं आना है, बस न्यू पैटर्न सिर्फ इसलिए होगी वो ज्यादा आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है।